आज के एपिसोड में हम एक ऐसे मेहमान को वेलकम कर रहे हैं जो ओवरसीज एजुकेशन के फाउंडेशन और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के हर पहलू पर रोशनी डालेंगे। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट को ये कहता हूँ, कभी भी किसी भी कंसल्टेंट को, एजेंट को, काउंसलर को एडवांस फीस ना दे। अच्छा, कोई भी फी ना दे सर एडवांस फीस के बगैर काम ही नहीं करते हम वो? लोग जैसे फॉर एग्जांपल एएस ओवरसीज पे काम करते हैं, Really? हमारी फी है फॉर द होल प्रोसेस 40,000 पाकिस्तानी रुपीस। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग पाकिस्तानी रुपीस क्योंकि यहाँ डॉलर और पाउंड में भी चार्ज किया जाता है। Oh, really? सही है। अब हम अपनी ऑडियंस की आसानी के लिए एक एक कंट्री पे बात करते हैं। मुझे आप इसमें बताइएगा कि किन को यहाँ जाना चाहिए, किन को यहाँ नहीं जाना चाहिए, स्कॉलरशिप्स यहाँ पर कैसी हैं, इन जगहों पे जाने का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो अब हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इन्होंने 2014 में एएस कंसल्टेंट फर्म की बुनियाद रखी जो आज स्टूडेंट्स के लिए ट्रस्टेड नाम बन चुका है। मिसाल के तौर पे आप गए बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आपने 2 साल मलेशिया में पढ़ ली है हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी में। 2 साल पढ़ने के बाद आप कहते हैं कि अब मुझे फाइनल ईयर अपना होम कंट्री में वहाँ की पढ़ना है, मतलब यूके में पढ़ना है, होम यूनिवर्सिटी पढ़ना है वहाँ पे। तो आपने स्कॉटलैंड में, यूके में हैरियट वॉट में ट्रांसफर करवा लिया, व्हिच इज वेरी इजी, हम खुद करवा के दे देते हैं। मैट्रिक वालों के लिए भी यही मैट्रिक वालों को पहले इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट करना पड़ता है। अच्छा, इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद उनको फाउंडेशन करना पड़ता है। अच्छा। और फाउंडेशन के बाद फिर वो बैचलर्स में जाते हैं। Okay. बट देन अगेन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, रफली अराउंड 60 to 70% यूनिवर्सिटीज इन द यूके, वो कहती हैं कि अगर आपकी इंटरमीडिएट में 75% प्लस आई हुई है, सही है, तो आपको फाउंडेशन करने की नीड नहीं है, यू कैन कम फॉर अ डायरेक्ट 3 ईयर बैचलर्स। अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ जाफर पब्लिक स्कूल से करने के बाद निक्सर कॉलेज और फिर कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी तक का सफ़र तय किया। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ अपना लेट्स सपोज बैचलर्स करने के लिए, तो मेरे पास लगभग अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए? अकाउंट में आपके पास आपकी ट्यूशन फी होनी चाहिए जो कि मिनिमम ऑफ अराउंड 25 to 30,000 डॉलर्स। लेट्स सपोज हम $30,000 कर लेते हैं, यूएस डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की बात करें, डॉलर्स, ठीक है। ठीक है। उसके अलावा आपके पास आपकी लिविंग कॉस्ट होनी चाहिए, सही है। लिविंग कॉस्ट आप लेट्स सपोज अराउंड $22,000 रख लेते हैं, तो ये $50,000 हो गया, तो ये हो गए तकरीबन $52,000। उसके अलावा आपके पास आपकी एयर टिकट के पैसे होने चाहिए, सही, व्हिच इज गोइंग टू बी रफली अराउंड $1,500। आप कौन कौन सी कंट्रीज में डील करते हैं? अच्छा, हम लोग यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया एंड यूएई, ये 6 कंट्रीज में डील करते हैं। ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस ही है जो इन्हें स्टूडेंट्स के चैलेंजेस समझने में और इन्हें बेहतरीन मशवरे देने में मदद देता है। अच्छा, अब आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर हैं, वो कमाते कैसे हैं, क्या कमाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाएं कि वो उनकी इनकम क्या है। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हमारी रेंटल इनकम से, तो वो रेंटल इनकम आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि इतने इतने क्रेडिट्स आ रहे हैं। तो वो प्रूफ ऑफ फंडिंग प्रॉपर मांगते हैं, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, वैसे पूरी ऑडिटिंग होती है। अच्छा, एएस ओवरसीज की सक्सेस के पीछे इनका विजन और डेडिकेशन है। बट अगर मैं ये कहूँ कि मैं गया ऑस्ट्रेलिया बैचलर्स करने के लिए एंड आई वांट टू कंटिन्यू ऑस्ट्रेलिया में, मुझे काम वहीं करना है, मुझे वहीं रहना है, तो है उसका ऑप्शन है या वो है ही नहीं? बिल्कुल ऑप्शन आपके पास है। आपके पास वहाँ पर पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम में आता है। सबसे पहले चेक किया जाता है कि आप रीजनल एरिया में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। रीजनल एरिया के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, वो एक इमिग्रेशन की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स की डिटेल्स आ जाती है। फिर आप जो है यानी बेसिकली पढ़ने के बाद एक नए प्रोसेस में जाते हैं जो वहाँ पे वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, वो एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस है। स्टडी वर्क वीजा आता है, वो स्टडी वर्क वीजा के बाद आपके पास वर्क वीजा आता है, एंड देन आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी का ऑप्शन आता है। सो आपके बैंक में कितने पैसे होने चाहिए अगर आपको अपने बच्चे को मलेशिया भिजवाना है? तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है मलेशिया में। आज हमारे साथ हैं उज़ैर सुबाशा। फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ क्यूरियस कन्वर्सेशंस, मैं हूं आपका होस्ट साकिब अलाउद्दीन और मेरे साथ हैं सर उज़ैर सुबाशा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक ठाक हैं सर? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। उज़ैर, आप हैं स्टडी अब्रॉड एडवाइज़र, जिसको आम ज़बान में एजुकेशन कंसल्टेंट भी कहा जाता है। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जो फर्म है, इसको एएस कंसल्टेंट फर्म कहते हैं, ये करती क्या है? So basically, AS Overseas Education Consultants was founded 10 years back when I came back from the UK. और बेसिकली जब मैं स्टूडेंट था, मैंने मुश्किलात देखी कि स्टूडेंट्स क्या क्या मुश्किलात फेस करते हैं वहाँ पर जब डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं। जैसे मैं यूके में पढ़ा था, मुझे जाने से पहले कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ किस तरीके का माहौल होगा, क्या अकोमोडेशन मिलेगी, मेरी यूनिवर्सिटी में क्लासेस कितनी होंगी, क्या कोर्सेज पढ़ूंगा और आगे फ्यूचर करियर प्लान्स क्या होने चाहिए। बट देन अगेन मैंने अपनी रिसर्च वगैरह के हिसाब से ये सारी चीज़ें अचीव कर ली। तो जब मैं वापस आया तो मैंने ये नीड फील की। सो एएस ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट्स आपकी काउंसलिंग करती है,
for studying abroad, which country you want to go for, आपने कोर्स क्या सेलेक्ट करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री में, उस पर्टिकुलर सिटी में अकोमोडेशन ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल है, वेदर इट बी ऑन कैंपस, वेदर इट बी ऑफ कैंपस, उसके अलावा पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और उस कोर्सेज के लिए आपके पास स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, एंड देन अगेन आपकी प्री डिपार्चर गाइड के इंटरनेशनल स्टूडेंट को रहने का क्या तरीक़ेकार होता है, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनके फ्यूचर करियर प्लान्स किस तरीके से वो अचीव कर सकते हैं वहाँ। ओके, ज़बरदस्त। सो मुझे उज़ैर एक बात बताएं कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे आपके पास आने की क्या ज़रूरत है? मैं खुद से ये सारा काम क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज़ अब तो इंफॉर्मेशन जो है, वेबसाइट्स वगैरह काफ़ी डेवलप हो चुकी हैं, यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो मुझे उज़ैर के पास आने की क्या ज़रूरत है? मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ क्यों नहीं डील कर लूँ? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंटरनेट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, वो डिफरेंट कंटेंट राइटर्स और डिफरेंट लोगों से मिलती है, ठीक है? हर इंसान का एक अलग माइंडसेट होता है। ठीक है। बट देन अगेन कमिंग टू अस, यू हैव अ बेनिफिट कि हम यूनिवर्सिटी के अक्रेडिटेड काउंसलर्स हैं। ओके। सही है? सिंस आई, फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, I am a British Council certified consultant, and I am a Cambridge Education Group certified consultant as well. I see. So the thing over here is we have the first-hand information, whether it be from different universities of different countries and from the different embassies as well. ठीक है। Because हम जो element आपकी counseling करते हैं, that is basically a comparison of both what the university says and what the embassy and the consulate says of different countries. ठीक तो है। आपको first hand visa information मिलेगी, आपको first hand university की up to date information हमारे थ्रू मिलेगी। सही है। ऑन दी अदर हैंड, स्टूडेंट अगर ऑब्वियसली बात है, क्योंकि एक अप्लाई करना और सारी वीजा वगैरह की फॉर्मेलिटी इतना टीडियस प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट अपने एकेडमिक्स का थोड़ा सा लॉस करता है। सही सो है। कमिंग टू अस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। Having a couple of meetings with us and having a great discussion about university choices and all, and then submitting in your documents, you're all sorted then. तो आप ये कह रहे हैं कि खुद से अगर मैं वर्किंग करूं तो शायद कोई ना कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो मुझसे मिस हो जाए। बिल्कुल विद ऐसे यू ही है। बीइंग प्रोफेशनल्स आप वो सारे एस्पेक्ट कवर कर लेते बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप खुद इस चीज़ को करते हैं, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप किसी कंट्री यूएसए या यूके का वीज़ा फाइल कर रहे हैं, हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपने खुद फाइल कर लिया, दे वोंट बी एनी अदर पर्सन टू चेक द डॉक्यूमेंट्स फॉर यू सही एंड टू है। क्रिएट फ्लॉज इन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ठीक है। हमारे पास आने से आपकी एप्लीकेशन वेट हो जाती है, स्क्रूटनाइज हो जाती है और असेस हो जाती है कि आपकी एप्लीकेशन जेन्युइनली बनी हुई है या नहीं बनी हुई। ओके। एंड दैट हेल्प्स आउट द एम्बेसी एज वेल कि वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आई हुई होती है, तो उनके लिए भी असेसमेंट आसान हो जाती है उस ठीक है। तरीके में। बिल्कुल। सो आपके दफ्तर से आने से लेके वहां पहुंचने तक आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये वादा है आप लोगों बिल्कुल, का? मैं हमेशा जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो एक सवाल ये करते हैं कि सर आपका काम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या आप फ़ोन नहीं उठाएंगे? तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी, जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो जाते, आपकी जॉब नहीं लग जाती, जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी, तब तक मैं इन टच हूँ आप लोगों से, और जहाँ तक हेल्प आउट कर सकते हैं हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। हम अपने स्टूडेंट्स को कभी भी एज अ स्टूडेंट कैटर नहीं करते, वी क्रिएट देम एज फैमिली ऑब्वियसली। ओके। सही है, इसीलिए मैं हमेशा, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आते हैं, मैं कभी भी बेटा बच्चा नहीं बोलता हूँ, आई से देम ब्रो क्या सीन है। तो ऑब्वियसली बात है कि स्टूडेंट जो है वो हमेशा हम अपने उसकी तरह ही लेके चलते हैं, बिल्कुल बच्चों फैमिली और की तरह भाइयों की लेके तरह चलते हैं। लेके बिल्कुल। चलते हैं। लेकिन इसमें उज़ैर मेरा क्वेश्चन आपसे ये इसलिए था क्योंकि यू रिप्रेजेंट अ कम्युनिटी। ट्रू। ठीक है। अब आपको पता है हर कम्युनिटी में अच्छे अंडे भी होते हैं और बहुत बुरे अंडे भी होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। नाउ आपकी कम्युनिटी से क्लाइंट्स को, स्टूडेंट्स को ये शिकायत होती है कि उनके साथ बहुत फ्रॉड और स्कैम्स होते हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली कि मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनके साथ वादा कुछ किया जाता है लेकिन वो अल्टीमेटली निकलता कुछ है। तो मैंने आपसे जो सवाल किया था ना कि गेट से एंटर होने से लेके वहाँ तक पहुँचने तक आप फैसिलिटेट करते हैं, वो इसलिए किया था क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू यूज़ दिस टर्म, हमसे झूठ बोला जाता है, क्लाइंट से झूठ बोला जाता है बाय कंसल्टेंट। तो इज़ दैट ट्रू? पहले आप मुझे बताइए, ये सही बात है? देखिए, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें इंडस्ट्री के अंदर होती है, बट देन अगेन यू नीड टू डिफाइन कि कौन करता है कौन नहीं करता। सही है। ठीक है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एन एजेंट एंड अ काउंसलर। ओके। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन इट। एजेंट आपको बाहर भेजने के चक्कर में लग जाएगा, सही। but the counselor will not only have the aim to send you abroad, but they will have the aim to make sure that you have a proper academic and a career plan. ठीक है। एक एजेंट आपको कभी भी फॉलो अप नहीं करेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रोवाइड कराएं और सब कुछ करें, बट आपको वो फोन जरूर करेगा कि मेरी पेमेंट का क्या हुआ। ओके। एक काउंसलर आपको इंटरव्यू प्रेपरेशन के लिए बार बार फॉलो अप करेगा। सही। सही है, स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर बाद में दे देता हूँ ना इंटरव्यू, लेकिन काउंसलर बोलेगा नहीं ब्रो, मुझे अभी चाहिए इंटरव्यू।
ओके सही है. सो ये डिफरेंस आती है दोनों चीज़ में. सेकंड ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन में ये है कि आपको अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है, मिसाल के तौर पे यार आप बाहर चले जाएं, यूके चले जाएं, यूएसए चले जाएं, आप अपनी ट्यूशन फी खुद निकाल लेंगे, आप अपनी लिविंग कॉस्ट खुद निकाल लेंगे, यहाँ तक कि आप घर भी पैसे भेजेंगे. सही है. तो ये कंसल्टेंट स्लैश एजेंट्स एग्जैक्टली बोलते हैं. हाँ एग्जैक्टली कंसल्टेंट स्लैश एजेंट. बट एक काउंसलर आपको ये जरूर कहेगा कि देखें फॉर एग्जांपल आपकी नेट ट्यूशन फी इस पर्टिकुलर कंट्री में ये है, आपकी लिविंग कॉस्ट ये है. सही है. यू आर अलाउड टू वर्क 20 आवर्स पर वीक ऑन स्टडी टाइम, दैट इज द टाइम पीरियड जब आपकी यूनिवर्सिटी ऑपरेशनल है, एंड 40 आवर्स पर वीक ऑफ स्टडी टाइम, दैट इज द टाइम जब आपकी छुट्टियां चल रही है. ठीक है. और मिनिमम वेज आपकी पर्टिकुलर कंट्री की ये है. तो अगर मैं मैथ लगाऊं तो 20 आवर्स पर वीक, 40 आवर्स पर वीक एंड मिनिमम वेज है, उससे मैं एक अमाउंट डिराइव कर सकता हूँ. पढ़ी लिखी आवाम है माशाल्लाह हमारे यहाँ पर. तो वो अमाउंट ऑफ मैच करें कि क्या वो लिविंग कॉस्ट से मैच कर रही है. यस ठीक है, दैट मीन्स मैं लिविंग कॉस्ट कवर कर सकता हूँ. लेकिन वो अमाउंट लिविंग कॉस्ट से ऊपर नहीं जा रही, दैट मीन्स मैं अपनी ट्यूशन फी कवर नहीं कर सकता. सही है. तो रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ, इवन मेरे साथ, मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसकी कॉन्फर्मेशन जरूर करें. सही. यू हैव द इंटरनेट अवेलेबल फॉर यू, राइट. यस वी आर अ रिसोर्स ओवर हियर, आप हमसे इन्फॉर्मेशन वगैरह लेते हैं, बट कॉन्फर्मेशन करना भी आपका काम है. सही है. इवन चेक अस कि हम सच बोल रहे नहीं बोल रहे. अल्हम्दुलिल्लाह 100% सच ही बोल रहे होंगे. सही है. बट देन अगेन आप किसी के पास भी जाए, अपनी इन्फॉर्मेशन को जरूर कॉन्फर्मेशन ले उस चीज. ठीक है. अच्छा उज़ैर, ये मुझे बताइए कि मैं अगर आपके पास आया हूँ, और हर आदमी एम्बिशियस होता है, हर आदमी चाहता है कि बेहतरीन से बेहतरीन जगह जाए, और मैं आपसे कहता हूँ जी मुझे यूएस की इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप जो है वो भिजवा दें. अब आपको अच्छी तरीके से पता है, बीइंग अ प्रोफेशनल एंड एन एक्सपर्ट, कि ये नहीं जा सकता यहाँ पे, ये पॉसिबल नहीं है. बट आई हैव सीन कि ऐसे हैं एजुकेशनल कंसल्टेंट जो कहेंगे हाँ ठीक है, इतने पैसे देते हो तो मैं ट्राई करता हूँ, मैं कुछ कर कर आके तुम्हारे यहाँ कर दूंगा, और फिर कुछ लेने के बाद वो कह देगा यार ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, और वो जो अमाउंट उसने दिया उसने कहा यार ये अमाउंट तो गया. तो ये प्रोफेशनल इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई ना यहाँ पर. आपका ये ख्याल. अच्छा पहली बात, वंस अगेन माय क्वेश्चन है, ऐसा होता है, लोग करते हैं? बिल्कुल ऐसा करते हैं लोग. सही. इसमें दो तरीके की चीजें आती है. नंबर वन, स्टूडेंट कहता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मुझे जो है ना वो क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी जाना है. ठीक है. सही है. स्टूडेंट के आए हुए हैं 3 E's आए हुए हैं या 3 D's आए हुए हैं. सही है. अब किसी एजेंट ने जो है देखा कि यार उसको स्टूडेंट जो है इज इन द नीड ऑफ दिस. एग्जैक्टली. सही है. बट वो कर नहीं सकता ये. सही है. तो व्हाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस. ठीक है. तो वो कहेगा कि आप फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए मुझे दें, आई गेट यू इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. ठीक है. सही है. फिर ऑब्वियसली बात है वो डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह, फेक ऑफर लेटर्स वगैरह जो भी वो आपके साथ करेगा. सही है. तो इससे मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, कभी भी किसी भी कंसल्टेंट को, एजेंट को, काउंसलर को एडवांस फीस ना दे. अच्छा. कोई भी फी ना दे. सर एडवांस फीस के बगैर काम ही नहीं करते हम लोग. जैसे फॉर एग्जांपल एएस ओवरसीज पे काम करते हैं. Really? हमारी फी है फॉर द होल प्रोसेस 40,000 पाकिस्तानी रुपीस. ठीक है. अगेन आई एम सेइंग पाकिस्तानी रुपीस, क्योंकि यहाँ डॉलर और पाउंड में भी चार्ज किया जाता है. Oh, really? सही है. सो 40,000 पाकिस्तानी रुपीस व्हिच वी टेक आफ्टर द वीजा हैज बीन ग्रांटेड. Nothing before that. And if you don't get a visa, we don't charge you for that. Nothing at all. Nothing at all. The reason being it's a success-based business. अच्छा. सही है. हमारा स्टूडेंट जहां बेनिफिट करेगा हम वहां पर खड़े हुए हैं स्टूडेंट के साथ. तो वो आपका जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो होती है वो भी नहीं? यही प्रोसेसिंग फी हमारी 40,000 रुपीज. अगर आपका नहीं हुआ उस जगह पे, हम नहीं लेते. आप पैसे नहीं लेते? हम नहीं लेते पैसे. जबरदस्त. सही है. फिर अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमारी हेल्प किस चीज की बनी. सही है. स्टूडेंट से अगर हमने कुछ बातें की हैं, उनको एक रूट आउट बताया, सब कुछ बताया, एंड इफ दैट डजंट हैपन, आई बिलीव आई शुडंट चार्ज द स्टूडेंट. एंड ये आज हमारा रूल नहीं है. वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 30 इयर्स, सॉरी 10 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह. 10 इयर्स. ऐसे गुड. यानी देखो दिस शुड द वेट, ऐसा होना भी ऐसे ही चाहिए ना. सेकंड एक चीज बताता हूँ. एक स्टूडेंट अगर आता है हमारे पास, लेट्स सपोज मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने कहा कि सर वी हैव गॉट 3 C's इन आवर A levels इंक्लूडिंग उर्दू. वी हैव गॉट 3 D's इन आवर A levels including Urdu. So yeah, and they're like that we want to go in a good prestigious university in the UK or in the US. सही है. तो हम उसकी प्रोफाइल असेसमेंट जरूर करते हैं. प्रोफाइल असेसमेंट करके लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ही सेज दैट आई वांट टू गो फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा व्हिच इज इन सॉल्ट लेक सिटी इन द यूएस. उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है 3 B's है A levels में. बट देन अगेन हमें वी बीइंग जेन्युइन काउंसलर्स वी नो दैट यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा आपको O levels के बाद डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएट पे एडमिशन दे देती है. सही. तो हमें पता है कि हम O levels की असेसमेंट की बेसिस पे इनको बैचलर्स में डायरेक्ट एंट्री दिलवा सकते हैं. सही. सो दैट इज आवर असेसमेंट. दैट इज वेयर हमारी एक्सपर्टीज आती है. सही. फिर उसके बाद वो स्टूडेंट जो कहता है कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स जाना है यूके के अंदर, वहाँ की रिक्वायरमेंट है ABB A levels में, और मेरा आया हुआ है 3C, यहाँ CCD आया हुआ है मेरा इंक्लूडिंग उर्दू. सो देन देयर वी कम कि हम इंटरनेशनल ईयर 1 प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट को एंटर करवा देते हैं. सही. जो होता 3 साल का बैचलर्स ही है, बट द फर्स्ट ईयर द यूनिवर्सिटी सेज दैट वी आर गोना असेस यू. सही. और आप पे एक्स्ट्रा अटेंशन होगी. यू विल हैव
लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम और डायरेक्ट अटेंशन वगैरह आपके ऊपर देंगे, जी नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडीज आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है सही है, तो वो प्रोग्राम के थ्रू हम स्टूडेंट को डायरेक्ट 3 साल की एंट्री दे देते हैं, जहाँ उसका ना फाइनेंशियल लॉस होता है ना टाइम पीरियड का लॉस होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सो यानी देखें आपकी बात से मुझे समझ में आ रहा है कि यू गिव देम अ रियलिटी चेक एज वेल। सो एज टीचर्स हमारे पास जब भी कोई बच्चा आता है उसके फॉर एग्जांपल स्ट्रेट सीज हैं, ओ लेवल्स में भी उसका बीज एंड सीज हैं, और जब वो हमें कहता है हमें आगा खान मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है ना वो एडमिशन लेना है सर तरीका बताएं, तो मैं उनसे कहता हूँ यार देखो ख्वाहिश रखने में तो कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बट रियलिस्टिक बात यह है कि तुमसे ऊपर इतने सारे लोग हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। मैं कभी ये नहीं कहता पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहती है चाहे वो 0.1% ही क्यों ना हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। सो आई थिंक आप लोगों के लिए भी यही ज़रूरी है कि आप बच्चे को जब उस आपके पास आता है तो आप उसको एक रियलिटी चेक जरूर दे देते हैं बिल्कुल ऐसे ही कि यार दिस इज नॉट द राइट पाथ जो तुम बिल्कुल सोच ऐसे कर ही आए हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़बरदस्त सर। अब ज़रा लोगों की आसानी के लिए आप ये बताएंगे कि ये फाउंडेशन प्रोग्राम क्या होता है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम क्या होता है और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम क्या होता है? सर सबसे पहले तो चीज़ ये है कि हमारे उसमें हाई स्कूल की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो ओ लेवल्स और मैट्रिक इंटरमीडिएट की कैटेगरी आती ठीक है है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली ग्लोबली एक प्रोग्राम आता है जिसको कहते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम। अगर मैं पाकिस्तान के रूट से कंपेयर करूँ तो ओ लेवल्स किया और फिर आपने 2 साल का ए लेवल्स किया, सही ठीक है। फाउंडेशन आपका 1 साल का होता है। ए ठीक लेवल्स है भी स्टूडेंट्स एक्सेलरेटेड कर लेते हैं, बट देन अगेन फाउंडेशन होता ही 1 साल का है। ठीक है तो इसमें सवाल ये आता है क्या इज ए लेवल्स इक्वल टू फाउंडेशन? सो द आंसर इज नो। नो So the answer is no. ओके But is the purpose of A levels and foundation the same? So the answer is yes. The purpose is to enter the university. ठीक है सही है, whether it's a 3-year undergraduate or a 4-year undergraduate. सही है सही है, आपका पर्पस सेम है बट ये दोनों क्वालिफिकेशन सेम नहीं है। उसका ठीक है। रीजन क्या है? ए लेवल्स ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, सही है फाउंडेशन उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए बैचलर्स में एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का जो फाउंडेशन प्रोग्राम होगा वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की यूनिवर्सिटीज और कुछ और यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है सही है, बट देन अगेन मैं बात करूं कि कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड की बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोग्राम के फाउंडेशन वो नहीं एक्सेप्ट करते। ठीक है ठीक है, तो एक्सेप्टेबिलिटी की बात ठीक ए है। लेवल्स बिल्कुल मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक डाउन कर देता हूँ लोगों की आसानी के लिए। मैंने ओ लेवल्स किया, अब मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मुझे बाहर जाके ही पढ़ना है। अब आप मुझे बताइए फाउंडेशन का रूट मैं कैसे ले सकता हूँ, या मुझे उसके लिए ए लेवल्स का 1 साल करना पड़ेगा? नॉट नेसेसरी। Not- सबसे पहली चीज आपने ये देखनी है कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में आगे जाना है बैचलर्स के लिए ठीक है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर लेट्स सपोज आप बात करते हैं कि मुझे यूके की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में जाना है, वो कहेंगी कि एएस करके आप आए, एएस करके आए, ओ लेवल से एएस बाद ना के आए। बाद आप फाउंडेशन करें, फाउंडेशन के बाद आप हमारे बैचलर्स में हम आपको ले लेंगे। ठीक है उनके फाउंडेशन की एंट्री रिक्वायरमेंट एएस की है। सही बट देन अगेन इफ यू टॉक अबाउट 95% ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द यूके, हम्म, क्योंकि फाउंडेशन टर्म ही डिराइव यूके से हुआ है, ठीक है तो 95% ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द यूके से कि आपने ओ लेवल्स कर लिया, ठीक है, यू गिवन यूके वीआई आइल्स, ठीक आपका है यूके वीआई आइल्स जो बेसिकली सेल्ट की कैटेगरी में आता है, सिक्योर्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, सही है ठीक है, आप ये दें, यू कैन एंटर अ डायरेक्ट 1 year फाउंडेशन। So foundation will be for 1 year and then will be followed by a 3-year bachelor's in the UK. ये बात हो रही है ओ लेवल्स के बच्चे की या एएस O levels के बच्चे सो की। एक बच्चे ने ओ लेवल्स दिया, उसके बाद आपने कहा उसने आइल्स दिया, बिल्कुल। जो कि नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है उसकी यूके के बिल्कुल फाउंडेशन ऐसे ही। प्रोग्राम में एंट्री के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। उसका कोई स्कोर होगा, कट ऑफ स्कोर होगा जो हर एक हर के डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग होगा। उसको देके वो फाउंडेशन प्रोग्राम में यूके के अंदर एनरोल हो गया, बिल्कुल वहां गया, बिल्कुल उसने फाउंडेशन प्रोग्राम किया। ये कितने साल का प्रोग्राम है? 1 साल का प्रोग्राम है, एक साल। टेक्निकली 9 months, बट ये एकेडमिक ईयर, बेसिकली एकेडमिक ईयर इन द यूके इज फॉर 9 months, ठीक है, तो वो 1 साल ही कहते हैं उसको। बिल्कुल 1 साल का उसने प्रोग्राम किया। अब वो बैचलर स्ट्रीम के अंदर कितने साल और लगाएगा? 3 साल लगाएगा। 3 साल। बिल्कुल तो सर ये तो टाइम बच गया उसका 1 साल। बिल्कुल ऐसे ही उसके बेसिकली 2 साल बचे अगर आपने देखे तो। 1 साल ए लेवल्स का बचा, 1 साल ए लेवल्स का बच 1 गया। साल अंडर ग्रेजुएट हाँ, एक ग्रेजुएट साल का बचा, उधर। क्योंकि पाकिस्तान में बैचलर्स 4 साल का होता है, हम्म, यूएस में भी बैचलर्स 4 साल का होता है, तो 2 साल बच गए। हम्म। उसके बाद अगर वो फर्दर मास्टर्स के लिए जाता है तो मास्टर्स 1 साल का होता है। अच्छा मास्टर्स वहां पर फिर 1 बिल्कुल का ऐसे। होगा, 2 साल का नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही ओह नाइस। ये रूट तो फिर अगर कोई बहुत ही डेस्परेट है बिल्कुल बाहर ऐसे। जाने के लिए तो उसके लिए तो ये रूट अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा मैट्रिक वालों के लिए भी यही राउट मैट्रिक अवेलेबल? वालों को पहले इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट करना पड़ता है, अच्छा इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद उनको फाउंडेशन करना पड़ता है, अच्छा और फाउंडेशन के बाद फिर वो बैचलर्स में जाते हैं। ओके बट देन अगेन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, रफली अराउंड 60 to 70% ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द यूके, वो कहती हैं कि अगर आपकी इंटरमीडिएट में 75% प्लस आई हुई है, सही है, तो आपको फाउंडेशन करने की नीड नहीं है, यू कैन कम फॉर अ डायरेक्ट 3 year बैचलर्स इन द ठीक यूके। है। मैट्रिक के बाद ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि 1 साल का फाउंडेशन करके? अनफॉर्चुनेटली नहीं, अनफॉर्चुनेटली। हालांकि डिग्री तो इक्विवेलेंट है, यानी अगर सर्टिफिकेशन ओ लेवल्स की और मैट्रिक की हमारे यहाँ तो इक्विवेलेंट समझी जाती हैं।
इक्विवेलेंट यहाँ से HEC और IBCC से बिल्कुल समझी जाती है, बट देन अगेन अगर कोर्स क्वालिटी की बात कर रहे हैं और सारी चीज़ों की बात करें तो वो थोड़ा सा हम उस मामले में नीचे है। सही तो है, बाहर की यूनिवर्सिटीज मैट्रिक को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देती, ठीक है। इंटरमीडिएट HSC को आपको देती है। ठीक है। और अच्छा, अब आपने कहा ये फाउंडेशन प्रोग्राम हो गया, अब आप ए लेवल्स पर आ जाइए और इंटरमीडिएट पे आ जाइए। पहले ए लेवल्स की बात कर लेते बिल्कुल हैं। ठीक है। अब ए लेवल्स 1 साल करने के बाद भी कोई रास्ता है बाहर जाने का? अगर 1 साल आपने ए लेवल्स कर लिया तो? मतलब आप कह रहे हैं कि AS करने के बाद? एएस कर लिया, अगर आपने AS कर लिया तो कंट्रीज लाइक USA ठीक है। आपको डायरेक्ट बैचलर्स की एडमिशन दे सकती है, डायरेक्ट व्हिच मींस अ 4 ईयर बैचलर्स इन 4 ईयर US। बैचलर्स, ठीक है। अगर मैं UK की बात करूं, देयर आर रफली अराउंड 20 to 30 यूनिवर्सिटीज डिपेंडिंग ऑन योर AS लेवल ग्रेड्स, वो आपको डायरेक्ट 3 साल के बैचलर्स में भी एंट्री दे सकती है, सही, क्योंकि UK के अंदर आपका सिस्टम चलता है UCAS पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है। सही है, अगर एक यूनिवर्सिटी ने UCAS पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट लेट सपोज 64 UCAS पॉइंट्स रखी है और आपके AS लेवल में आपके UCAS पॉइंट 64 आ जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप उस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट बैचलर्स की एंट्री पे ले सकते हैं। वो हम सर यूके के जब हम डिस्कशन करेंगे तो डिटेल में बिल्कुल करेंगे ठीक है। यूकेएस पॉइंट्स को। सो आपने कहा कि 1 साल करने के बाद आप एएस करने के बाद आप फाउंडेशन प्रोग्राम में जा सकते हैं, और ये टॉप टियर यूनिवर्सिटीज भी ऑफर करती हैं? नहीं, ये मिड टियर ये यूनिवर्सिटी, मिड टियर यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। जहाँ शॉर्टकट आएगा वहाँ रेपुटेशन के उस पे आप पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आई थिंक वो शायद करती इसीलिए हैं क्योंकि वो इतना ऊपर नहीं होती उसमें। असल में देखिए ये ranking में। रूट किनके लिए होता है, ये रूट उनके लिए होता है जो बेसिकली A लेवल्स में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अच्छा, और जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं ऑब्वियसली बात है वो फिर टॉप टियर यूनिवर्सिटीज को देख नहीं रहे होते, वो कह रहे होते हैं कि हमने यूके जाना है पढ़ने ठीक है, या US जाना है और एक नॉर्मल अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है जहाँ मैं ग्रूम हो सकूं, ठीक है, तो ये उनके लिए एक अच्छा रूट है। ठीक है, ठीक है। और ये तो 1 साल बाद जाने का हो गया। बिल्कुल। और अगर आपने पूरे ए लेवल्स कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद तो यू हैव बैचलर्स के सारे अपॉर्चुनिटीज डिपेंडिंग ऑन योर ग्रेड्स, आपके पास सारे ऑप्शंस बिल्कुल अवेलेबल ऐसे ही। होंगे। हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत बड़ी परसेंटेज जो इस पॉडकास्ट को रेगुलरली सुनती है वो सब्सक्राइब और लाइक नहीं करती। तो यार इतनी कंजूसी ना दिखाएं, सिर्फ एक बटन दबाना है आपने सब्सक्राइब और लाइक का। तो अगर आपको लगता है कि हम आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अच्छा, अब आ जाइए इंटरमीडिएट पे। इंटरमीडिएट वालों के पास भी 1 साल बाद जाने का कोई ऐसा है रास्ता नहीं, अवेलेबल? इंटरमीडिएट वालों के पास अनफॉर्चुनेटली इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद ही रूट होता है कि वो डायरेक्ट या तो US बैचलर्स के लिए जाएं या फिर UK या ऑस्ट्रेलिया जो भी कंट्री UAE, मलेशिया वगैरह जो बिल्कुल आपने कहा, बिल्कुल। ठीक है। और फिर आपने ये प्रोग्राम, अच्छा ये जो पूरा ए लेवल्स और इंटर करने के बाद जब एंटर होते हैं तो उसको हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बिल्कुल अंडर ग्रेजुएट या फिर बैचलर्स प्रोग्राम कहते हैं। और ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का भी जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बेसिकली आपका जो होता है वो मास्टर्स प्रोग्राम होता है, ठीक है, कि आपने किसी कंट्री में बैचलर्स किया, उसके बाद आप किसी कंट्री में मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, सही है, तो वो मास्टर्स या तो 1 साल का होता है या 2 साल का होता है। अगर आप उसको पार्ट टाइम कर रहे हो तो वो 2 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। सो ये आपका जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। उज़ैर, मुझे बताइए आप कौन कौन सी कंट्रीज़ में डील करते हैं? अच्छा, हम लोग UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया एंड UAE, ये 6 कंट्रीज में हम डील करते हैं। अच्छा, इसकी कोई ख़ास बात है कि कोई स्पेसिफिक कंट्रीज़ में ही आप बच्चों को भेजते हैं? रीजन भी हमारा मेन काम बाहर भेजना नहीं है, हमारा मेन काम बच्चों को एजुकेट करना है। ठीक सो है, ऑब्वियसली बात है जहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी वहाँ पर ऑब्वियसली बात है हमारा टारगेट ज़्यादा होता है। सही है। हमारे पास बेसिकली इतना ऑब्वियसली बात है क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन की बेसिस पे हमने इन कंट्रीज को डिवाइड इस तरह किया कि कुछ डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलपिंग है, कुछ अंडर डेवलप्ड है। अच्छा, अंडर डेवलप्ड में बेसिकली वो नेशंस आती हैं जहाँ लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, टीचिंग मेथोडोलॉजीज बड़ी आउटडेटेड है। लाइक सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ टर्की की एंड ऑल, बड़ी फेमस डेस्टिनेशन है कि हर स्टूडेंट बोलता है मैंने टर्की पढ़ने जाता है दिस, लेकिन रुलते हैं सर वहाँ लेकिन जाके। एग्जैक्टली यही मसला है ना, हाँ। यहाँ पर इंटरनेट पे हमें इतने ख्वाब दिखाई दे जाते हैं, सही है, और ऑब्वियसली बात है फला मेरे खाला ने ये बोल दिया, ये बोल दिया, ये बोल दिया, तो इस तरीके से इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दिखाई जाती है कि स्टूडेंट बोलता है यार मैं चला ही जाता हूँ। सही है, और जब वो जाता है वो बोलता है यार मैं किस दुनिया में आ तो गया। ऐसा ही है। अच्छा, अगेन कुछ डेस्टिनेशन होती है टूरिस्ट के लिए, कुछ डेस्टिनेशन होती है पढ़ाई के लिए। सही तो है टर्की एक बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है टूरिज्म के लिए, जी, बट देन अगेन स्टडी के लिए इतनी अच्छी डेस्टिनेशन अभी तक प्रूव नहीं हुई। नहीं हुई है। तो आपने कहा मलेशिया, UAE, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK एंड USA, यही कंट्रीज़ मेरे ख्याल में आपने मेंशन की। बिल्कुल। इसमें उज़ैर मुझे बताइएगा, इनमें भी आपने कोई, यानी इन कंट्रीज़ में भी कोई अंडर डेवलप्ड आप किसी को कैटेगराइज करते नहीं, हैं? इन कंट्रीज में किसी को अंडर डेवलप नहीं कहेंगे। डेवलपिंग में? डेवलप्ड में हम कहेंगे UK एंड USA, द पायनियर्स इन एजुकेशन। ये बेसिकली बहुत बेहतरीन कंट्रीज हैं एजुकेशन सिस्टम के लिए।
यहाँ तक कि ये कि अपना एजुकेशन स्ट्रक्चर दुनिया में एक्सपोर्ट करती हैं ये। बिल्कुल। हम जो जैसे ओ लेवल्स ए लेवल्स ले रहे हैं वो यूके से अफिलिएटेड है, जाहिर सी बात है, तो हम वहाँ से एजुकेशन स्ट्रक्चर इंपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ के बिल्कुल, ऊपर। इवन अगर मैं फिर मैं बाकी कंट्रीज़ की बात करूँ, मलेशिया, यूएई एंड ऑल, ये भी अपना एजुकेशन स्ट्रक्चर यूके से और यूएसए से इंपोर्ट करती हैं। सही है, सही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ की भी इसीलिए वो डेवलपिंग साइड पे आती हैं। ऐसे ही है। बट दे आर स्टिल ट्राइंग देयर बेस्ट कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, यूएई कि अपने एजुकेशन स्ट्रक्चर्स को, अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और टीचिंग मेथोडोलॉजीज को इतनी अच्छी करें कि वो डेवलप एंटर हो सके। ऐसा ही है। सर मतलब इनमें से तो कुछ जगहें तो इट्स लाइक अ ड्रीम है, व्हेनेवर आई विजिट दीस प्लेसेस। मैं कहता हूँ यार अगर मेरे पास कोई 7-8 ज़िंदगियाँ होती ना तो हर एक ज़िंदगी के अंदर मैं इस एक जगह से पढ़ता। बिल्कुल ऐसे ही है। येल एंड हार्वर्ड एंड कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड, दीस प्लेसेस आर मतलब अगर आप मुझे कहें ना सब अब एक ज़िंदगी की ख्वाहिश बताओ अगर तुम्हें वापस मिले तो क्या करोगे? तो कहूँगा इन जगहों पे पढ़ूँगा। बिल्कुल ऐसे ही, अमेजिंग प्लेसेस। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा चलें सर, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने ये कंट्रीज़ को कैटेगराइज किया, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी ऑडियंस की आसानी के लिए एक एक कंट्री पे बात करते हैं। मुझे आप इसमें बताइएगा कि किन को यहाँ जाना चाहिए, किन को यहाँ नहीं जाना चाहिए, स्कॉलरशिप्स यहाँ पर कैसी हैं, इन जगहों पे जाने का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो अब हम डिटेल में इसको डिस्कस करते बिल्कुल हैं, ठीक ठीक है। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मलेशिया, हमारा पड़ोसी भी है। मलेशिया का क्या प्रॉस्पेक्ट है, आप मुझे बताइए। सबसे पहले तो ये बताएं कि किन लोगों को मलेशिया जाना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो स्टूडेंट्स बेसिकली जो एक क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, सही है? क्वालिटी एजुकेशन के अलावा वो कहते हैं कि एजुकेशन मेरी पॉकेट पे इतनी भारी ना पड़े, जी, सही है? अगर मैं बात करूँ मलेशिया की, मलेशिया वुड बी द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव कंट्री इन द वर्ल्ड दैट प्रोवाइड्स क्वालिटी एजुकेशन। ओके, सही है, आई कैन गिव दैट ट्रेडमार्क के मतलब मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड क्वालिटी ओरिएंटेड डेस्टिनेशन आपको मलेशिया पड़ती है। सही है। ऑन द अच्छा, अदर ये हैंड, कॉस्ट इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ उनकी जो ट्यूशन फी यूनिवर्सिटी एंड की लिविंग ट्यूशन कॉस्ट फी है, एंड लिविंग कॉस्ट लिविंग कॉस्ट भी। अच्छा, मतलब मैं हम आप लोगों की टीचिंग कम्युनिटी से ही बात कर लूँ तो माशाल्लाह कितने टीचर्स के बच्चे मैंने भेजे हैं बाहर, जी, सही है, जो बेसिकली मलेशिया में कहते हैं कि मलेशिया से सस्ता कुछ भी नहीं है, अच्छा, सही है। मतलब अगर मैं मिसाल के तौर पे बात करूँ, लिविंग एक्सपेंसेस इन मलेशिया वुड बी अराउंड 5,500 टू अराउंड 6,500 यूएस डॉलर्स पर ईयर। यूएस डॉलर्स। हाँ, उनकी अपनी तो रिंगेट है तो वो खैर कन्वर्ट हो अगर हम जाती है। मतलब ग्लोबली से मैं कनेक्ट ग्लोबली करें, एक्सेप्ट है, ठीक सही है। है, तो फिर 5,500 टू 6,500 डॉलर्स पर ईयर, सही है। तो मतलब अगर आप मंथली भी डिवाइड करें तो 500 टू 1,000 डॉलर्स मैक्स, वेरी चीप। सही है। इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, सही कह रहे हैं। सही है। ऑन द अदर हैंड मलेशिया मुस्लिम कंट्री है, तो हमारे स्टूडेंट्स को एक एज मिल जाता है कि वो हलाल खाने की अवेलेबिलिटी, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर ममालिक में हलाल खाना मिल जाता है, इन ममालिक में, हाँ, जिनका आपने नाम लिया, बिल्कुल ऐसे ही, इनमें मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो जो है अपना मलेशिया के अंदर जो है वो आपको ये एडवांटेज मिल जाता है। ऑन दी ओके, अदर हैंड आपको डेवलप्ड एजुकेशन कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम भी मिल जाता है, अच्छा। जिससे आपके पास दो एडवांटेज आते हैं। नंबर वन क्वालिटी, नंबर टू टाइम इफेक्टिवनेस। अच्छा, ये ज़रा थोड़ा लोगों को, ऑडियंस को एक्सप्लेन करें, क्या मतलब है आपका कि डेवलप्ड एजुकेशन कंट्रीज़ के? जैसे अगर मैं बात करूं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, फॉर एग्जांपल एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी है, जी, सही, विच इज़ अ वेरी वेल नोन यूनिवर्सिटी इन मलेशिया। उनकी एफिलिएशन है डिमॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके के साथ। ठीक है। दैट मीन्स वहां पर आपको एक ही वक्त में 2 डिग्रीज मिलती हैं, अच्छा, डुअल डिग्री प्रोग्राम मिलता है। ओके, एक ही वक्त पे आप 3 साल में अब कंप्लीट बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी, एंड ऑन द अदर हैंड डिमॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके की भी डिग्री मिलेगी आपको उसमें। ओके। सही है, तो ये आपको एक एडेड बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि उनका एफिलिएटेड प्रोग्राम है बिल्कुल ये। ऐसे ही, बिल्कुल ठीक ऐसे ही। है, ऑन द अदर हैंड मलेशिया इज द नेक्स्ट बिग टेक वर्ल्ड, सही है। हम्म, मलेशिया के अंदर इस वक्त टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है। ओके, यहाँ तक कि मलेशियन गवर्नमेंट में अभी ये चीज़ भी प्रपोज की गई है कि फॉर दो स्टूडेंट्स हु डूइंग देयर बैचलर्स और मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनको आगे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी दिया जाए। ओके, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त हो रही हैं, डेवलप हो रही है। एंड अगर आपने मलेशिया विजिट किया हो तो मलेशिया इज ऑलमोस्ट कैशलेस नाउ, ओह यस, सही है। मलेशिया फिनटेक के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। तो ओके, अगेन ये नीड समझते हैं सारी चीज़ों को। सही, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं क्वालिटी डेस्टिनेशन बात करूं तो हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम विच इज ग्लोबली रिनाउंड, उसका मलेशिया में अपना कैंपस है, सही, सही। तो आपको क्वालिटी डेस्टिनेशन एट अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस ठीक ये है। मिल जाती है आपको। आपको रैंकिंग में कहाँ इनकी यूनिवर्सिटीज लाया करती हैं अगर यूजुअली? हम बात करें तो इनकी ग्लोबल रैंकिंग्स जो होती हैं वो इनकी अपनी कंट्रीज की रैंकिंग के हिसाब से होती अच्छा, है, ठीक है। सही है। लेकिन मलेशिया की अपनी कोई रैंकिंग टेबल नहीं नहीं होती, है लेकिन यानी वर्ल्ड रैंकिंग की बात कर रहा हूँ, मिड टियर है ये? मिड टियर यूनिवर्सिटीज के उसमें आती है। ठीक है। मतलब अगर मैं एशिया पैसिफिक की जैसे बात करूं या हम्म, सेगी की बात करूं, एनटी बात करूं, ये मिड टियर यूनिवर्सिटीज में ही है। सही है, बट टॉकिंग अबाउट नॉटिंगहम एंड हैरियट वॉट, दीज फॉल इन द टॉप टियर यूनिवर्सिटीज। टॉप टियर में आती हैं। अच्छा, आपके ख्याल में हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़ाहिर है क्योंकि एक बहुत मिडिल क्लास है, सो आपके ख्याल में उनके लिए ये अच्छी डेस्टिनेशन है?
बिल्कुल, हमारे पास जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते भी हैं, तो हम्म, यहाँ पर आपको एक एडेड बेनिफिट ये मिल जाता है। लेट्स सपोज आप कोई महंगी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम्म, आप यहाँ से ट्रांसफर आउट ले सकते हैं। ठीक है। ट्रांसफर आउट कैसे ले सकते हैं? जैसे ये यूनिवर्सिटीज़ के मैंने नाम लिए, ये यूके एफिलिएटेड है, या फिर फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग है, मोनाश है, टेलर्स है, ये ऑस्ट्रेलियन एफिलिएटेड है। सही तो यहाँ पर इन दोनों ममालिक की कंट्रीज़ में आप 2 साल पहले पढ़ें या 1 साल पढ़ें, सही। उसके बाद नेक्स्ट ईयर्स अपने उस पर्टिकुलर कंट्री में ट्रांसफर आउट अच्छा, करा ये लें। भी ऑप्शन है। बिल्कुल, आपके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल आ जाता है। अच्छा, वह यूके आप चले जाएं ट्रांसफर लेके। मिसाल के तौर पे आप गए बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हम्म, आपने 2 साल मलेशिया में पढ़ ली है हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी में। 2 साल पढ़ने के बाद आप कहते हैं कि अब मुझे फाइनल ईयर अपना होम कंट्री में वहाँ की पढ़ना है, मतलब सही। यूके में पढ़ना है, यूके होम में पढ़ना यूनिवर्सिटी पढ़ना है या वहाँ मुझे। तो आपने स्कॉटलैंड में यूके में हैरियट वॉट में ट्रांसफर करवा लिया, व्हिच इज़ वेरी ईज़ी, हम खुद करवा के दे देते हैं। आप दे देते हैं 100% करवा उसके के लिए? दे देते कोई हैं। ऐसा नहीं होता जीपीए के लिए कोई रिक्वायरमेंट है उनकी? आपको या पास होना पड़ता है, बस? पासिंग मार्क्स लेके आने होते हैं, क्रेडिट्स अपने कंप्लीट करने होते हैं उस ओके, पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है। ठीक है, तो वो जब कंप्लीट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है, यूनिवर्सिटी आपको ऑटोमेटिकली ऑफर लेटर निकाल देती है, हम खुद निकलवा देते हैं वहाँ से, एंड अच्छा, आप ट्रांसफर हो जाते हैं। जब आप वहाँ ट्रांसफर होते हैं तो अपना आखिरी साल वहाँ पर कंप्लीट करते हैं, और फिर Right. वहाँ का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा एंड रेजिडेंसी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह वो आप मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ आपका वक्त भी बचा, पैसे भी बचे। ठीक है। आपके बैंक में कितने पैसे होने चाहिए अगर आपको अपने बच्चे को मलेशिया भिजवाना है तो? कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी बैंक नहीं? स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है मलेशिया में। तो यानी फिर वो कैसे जज करेंगे कि आप ये पैसे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे 4 साल? मतलब मलेशिया जो है बेसिकली क्योंकि इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड जी, ऑल, वहाँ की ट्यूशन फी मिनिमम आफ्टर डिस्काउंट्स एंड स्कॉलरशिप्स रेंज करती है मिनिमम $6,000 से लेके मैक्सिमम $12,000 पर ईयर पे। ठीक है। सही तो है, 6 पर ईयर पर ईयर पे। $6,000 अगर हम $1,000 3 लाख का भी लगाएं बिल्कुल, तो रफली 18 लाख रुपए हो 18 लाख रुपए साल के। साल के हो गए, और हाँ, रहने सहने खाने पीने का कितना हो गया? $6,000। $6,000 सही है, तो तकरीबन। $12,000 आपका टोटल एक्सपेंडिचर है एट अ मिनिमम साइड। जी, सही है, 12,000 को मैं मल्टीप्लाई बाय 3 भी करूं तो ये कितने बनते हैं? 36 लाख रुपीस। मैं थोड़ा सा और एक्सपेंडिचर लगा दूं, ठीक 40 लाख, 4 मिलियन में आपका पूरा साल हो गया। ठीक है। 4 मिलियन में आपको पूरा, हालांकि कुछ कंट्रीज में 4 मिलियन से ज्यादा सिर्फ ट्यूशन फी होती है, हम्म। यहाँ आपको सब कुछ जिसमें मिल लेकिन जाता सर है। अभी भी कुछ लोग पाकिस्तान में ऐसे होंगे ना जिनके लिए 40 लाख रुपए साल के भी मुश्किल है, यानी बिल्कुल ऐसे ही अगर है, आप लगभग महीने का लगाएं तो हम्म, 3.5 लाख रुपए महीना। बिल्कुल ऐसे ही है। आई अंडरस्टैंड सर, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट सबके लिए होते हैं, हाँ, बहुत सारे पाकिस्तान में मेजोरिटी लोग होंगे, हाँ, सही है, जिनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होंगे, तो फिर उनके लिए ऑब्वियसली बात ये होती है चीज़ें कि वो फिर पाकिस्तान में रह के भी पढ़ें। सही, ज़रूरी नहीं कि हम बाहर ही जाएं, हाँ। बाहर वो भी जा सकता है बेसिकली जो अफोर्डेबिलिटी है, या फिर वो जा सकता है जिसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेड्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, प्रोफाइल नेक्स्ट लेवल हो। सही है। नहीं, मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखें अगर आपने 40 लाख रुपए महीने का लगभग एक हम्म, बजट बनाया प्लस माइनस, तो आपने कहा कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है उनकी बैंक स्टेटमेंट की, हम्म, तो एक हमारे यहाँ एक ये भी तो होता है यार, तू चला जा हम्म, वहाँ जाके नौकरी चौकरी कर लेना, फिर हम्म, फारे टाइम में ट्यूशन पढ़ा लेना, वहीं पे कर लेना, कमा लेना और कर लेना। तो मलेशिया कैसे इंश्योर करेगा कि ये बच्चा जो है वो बेसिकली इस तरह की, मतलब आई डोंट नो वो वहाँ पे लीगल है या नहीं है, बस स्टूडेंट ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये भी गाइड कर दें, तो वो वाली कैटेगरी भी तो होगी ना? दैट इज़ वेयर वी कम इन। ओके। हम क्योंकि ट्रस्टेड काउंसलर्स हैं, हमारा काम सिर्फ स्टूडेंट्स को गाइड करना नहीं है, हमारा काम यूनिवर्सिटीज़ को भी गाइड करना है। ओके। सही है, आपका यूनिवर्सिटी का कंप्लायंस पर हम चेक करते हैं। सही है कि हमें, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कोई ऐसा स्टूडेंट ना भेजें जो वहाँ जाके असाइलम ले ले, या वहाँ जाके भाग जाए, भाग या जाए। वहाँ जाके पढ़े ना। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन। सही है, मलेशिया और यूएई, जैसे फॉर एग्जांपल यूएई की बाद में हम बात करते हैं, मलेशिया ने जैसे ये हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि आपको बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी सबमिट करने की जरूरत नहीं है, तो फिर उसको चीज़ को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर सकते ना। दैट इज़ वेयर आवर जॉब कम्स। आप लोग बैंक स्टेटमेंट फिर देखते हैं? हम बैंक स्टेटमेंट भी फिर एटलीस्ट देखते हैं, इतनी कि वहाँ जाके ये हम फैमिली क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं। चेक करते हैं। सही है कि आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी क्या है। ओके। सही है, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी आपको पता है, इंटरव्यूज वगैरह, आपके यूटिलिटी बिल्स वगैरह, आपकी फिर ये बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह, वॉट एवर इज नीडेड, वी डू आवर बेस्ट कि हमारी तरफ से कोई गलत स्टूडेंट इंडक्ट ना हो यूनिवर्सिटी के अंदर, जो Okay. यूनिवर्सिटी का माहौल भी जाके खराब करे। सो यू डू द वेटिंग फॉर द यूनिवर्सिटी? एग्जैक्टली। ओके। सो इतना वैसे उन्होंने क्यों रखा हुआ है हल्का सिस्टम मलेशिया ने? क्या उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आते रहे लोग? नहीं, आते नहीं रहे लोग। बेसिकली मलेशिया जो है वो बेसिकली ऐसी कंट्री है जहाँ पर लोग भाग नहीं सकते। सही है। भाग इसलिए नहीं सकते क्योंकि द मोमेंट यू क्रॉस द इमिग्रेशन, यू आर बीइंग वॉच्ड ऑल द टाइम। अच्छा। इतना आपका जो बेसिकली मोबाइल सिम कार्ड्स एंड ऑल, वो सारी चीज़ों का एफिशिएंट सिस्टम है, अच्छा। और यूनिवर्सिटी ने भी आप पे इतनी वॉच रखी हुई होती है कि आप कोई गलत काम कर नहीं सर्वेलेंस सकते। सिस्टम तगड़ा है एग्जैक्टली। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर आप किसी ऐसे रूट की तरफ जाते हैं जिसमें यूनिवर्सिटी का लाइसेंस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है,
यूनिवर्सिटी आपको फ़ौरन जो है वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को बता के रिपोर्ट करके आपको डिपोर्ट करवाती है। अच्छा अच्छा, तो उनको अपनी सर्वेलेंस पे और उस पे सिक्योरिटी पे बड़ा वो है एग्जैक्टली मान है बिल्कुल कि ऐसे उस ही, वहाँ से कंट्रोल कर लेते बिल्कुल हैं ऐसे वो। ही। ठीक है सर, ये बताइए कि ग्रेड्स की रिक्वायरमेंट इंटर वालों के लिए भी और ए लेवल वालों के लिए भी, और अगर ओ और मैट्रिक को भी शामिल कर ले इसमें, अगर कोई फाउंडेशन प्रोग्राम्स वगैरह हैं, हम्म। तो कितने ग्रेड्स तक का वाला बच्चा जो है वो यहाँ पहुँच सकता है? मैं ये कहूँगा कि मिनिमम अगर ग्रेड की रिक्वायरमेंट करूँ तो जी। मुझे पासिंग ग्रेड्स चाहिए होता है। अच्छा अगर एक स्टूडेंट के पास सिर्फ पासिंग ग्रेड्स सर, भी हैं, डीई भी होता है ओ लेवल में और 60% सर स्टूडेंट में दम होना चाहिए। सर ग्रेड्स एट द दम एंड ऑफ द डे मैं देखिए, ये हाथों कहता में हूँ, दम हो लेकिन बिल्कुल दिमाग में ना हो। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए ग्रेड्स एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्सिटीज भी ये बात समझती है, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, हर बच्चा ग्रेड नहीं लेके आ सकता। सही है। ग्रेड्स एट द एंड ऑफ द डे जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, बट देन अगेन स्टूडेंट ऐसे भी हमारे पास हैं जैसे जिनके यूज और ईज आए थे सही, बट दे हैव अ रियली सक्सेसफुल करियर माशाल्लाह। हाँ सही है, बिल्कुल। बड़े स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं और सब कुछ होते हैं। यस, सही है, तो ग्रेड्स हर चीज डिफाइन नहीं करते, तो मैं इसीलिए कहता हूँ पासिंग ग्रेड्स हो, ठीक है। भले ए स्टार जरूरी ना हो, पासिंग ग्रेड्स हो, वी कैन गेट यू एनीवेयर इन सो द वर्ल्ड। डीज एंड ईज और 50-60% पे भी आप बच्चे को, बिल्कुल ऐसे यानी इंटर में बिल्कुल 50-60 ऐसे वाला हो, ए लेवल में डीज ईज वाला हो, आप बिल्कुल। मलेशिया सर पहुंच मजा भी तो आना चाहिए ना। बात ये है कि अगर एक स्टूडेंट के ग्रेड्स कम है और हमारे पास चैलेंजिंग सिचुएशन है और मैं देख रहा हूँ कि यार स्टूडेंट के अंदर दम है, स्टूडेंट के अंदर फायर है कि कोई चीज अचीव करनी है, ठीक तो है। उसको अचीव करने में, हेल्प आउट करने में भी तो फिर मजा है ठीक ना। है। लेकिन फिर- ऐसे लोगों को ये भी समझना चाहिए भाई, फिर ये ख्वाहिश ना रखो कि टॉप यूनिवर्सिटीज में तुम्हें मिलेगी वो तो एडमिशन, फिर दैट थोड़ा इज तुम्हें रैंकिंग पे दैट इज कॉम्प्रो ऑब्वियसली रियलिस्टिक कि स्टूडेंट को इस चीज का खुद को आइडिया होगा जी कि मैं इस जगह स्टैंड करता हूँ और अगर काउंसलर की मदद से या किसी चीज की मदद से मैं कहीं पहुंच रहा हूँ तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। एग्जैक्टली सही है, लेकिन बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि मेरा कैम्ब्रिज येल हार्वर्ड वगैरह में हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। इम्पॉसिबल। ठीक है। और आप ये बताइए कि 40 लाख आपने कहा लगभग आपके पास साल के होने चाहिए, अब सारे एक्सपेंसेस मिला के। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। ग्रेड्स बिल्कुल की ऐसे आपने ही है। रिक्वायरमेंट बता दी कि बच्चे के पास मिनिमम ये ग्रेड होने हम्म। चाहिए। ठीक है। स्कॉलरशिप्स का बता दीजिए सब, मलेशिया की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स के मामले में कितनी जेनरस हैं? Honestly speaking, they're not very generous, ओके। but then again scholarships are there. ठीक Roughly है। around up to 30% off तक की scholarship आपको मिल जाती है depending upon the grades and the profile that you have. ठीक है। For example, अगर मैं एक particular university की बात करूँ कि हमारे एक कंप्यूटर साइंस के टीचर भी हैं, ए लेवल्स के, उनके माशाल्लाह दोनों बच्चों के 3 A stars आए थे। ठीक है। सही है, तो दे गॉट अ 30% स्कॉलरशिप एट एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी माशाल्लाह से। ओके। सही है, और उन्हीं के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारे पास हैं, उन सबको भी वो स्कॉलरशिप मिली है। उनको स्कॉलरशिप तो मिले, ठीक है। आपकी नेट फी फॉर एग्जांपल अगर कोई यूनिवर्सिटी $10,000 के करीब आती है तो और आपको 30% स्कॉलरशिप तक मिल जाती है तो $7,000 तक आपकी ट्यूशन फी आ जाती ठीक है। बट नथिंग वुड फॉल बिलो $6,000। Nothing यू at वोंट all. फाइंड एनी यूनिवर्सिटी विद द कॉस्ट आफ्टर स्कॉलरशिप बिलो $6,000 इन ठीक है। तो मलेशिया का कंक्लूजन अगर निकालें, मुझे आपकी बात से ये समझ में आया कि अगर बहुत अच्छा बच्चा है तो उसको एक एडवांटेज ये है कि वो स्कॉलरशिप ले सकता है अराउंड 30%। 30%। दूसरा ये कि लिविंग कॉस्ट बहुत कम है, वैसे ही फीस कम है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मलेशिया मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर ये वाले जो है ना खाने पीने के और वैसे माहौल के मसाइल भी नहीं है। लैंग्वेज बैरियर भी मलेशिया में कुछ बिल्कुल नहीं है, नहीं है, हर language barrier, बंदा alhamdulillah। अंग्रेजी बोलता है। सफाई साफ सुथराई है सफाई है, माशाल्लाह से, हाँ। लोग अच्छे हैं मलेशिया हाँ, के। बहुत अच्छे हैं। सही है, तो इट्स अ वेरी गुड कंट्री आई ठीक बिलीव। है। और अगर एवरेज पढ़ने वाला बच्चा या बिलो एवरेज बच्चा, तो उसके लिए कैच ये है कि यहाँ पर उज़ैर साहब कह रहे हैं कि हम आपको भिजवा देंगे। ठीक है। अब देखें, आई टेक हिम ऑन हिज वर्ड कि बिल्कुल उज़ैर कह रहे हैं हम बिल्कुल आपको भिजवा देंगे। दैट्स, आपने एक टर्म यूज़ किया था, मज़ा भी तो आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो लोग जिनको मज़ा लेना है इसका, तो वो उज़ैर साहब के पास ज़रूर बिल्कुल जाएं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ठीक देखिए है। इट्स अ टीम वर्क ना। सही है, अगर स्टूडेंट एक चीज चाहता है और वो कॉन्फिडेंट है कि मुझे अचीव करनी है, आप बस बताएं किस तरीके से करनी है। सही है, फिर जिस तरीके से हम बता रहे हैं वैसे वो मिल के टीम वर्क बन के होगी नहीं अचीव। बिल्कुल बात ये सर, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, ऑस्ट्रेलिया पे आ जाते हैं आप। बिल्कुल ठीक डिड है। आई मिस एनीथिंग इन मलेशिया? नहीं, आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मलेशिया। सो अब मैं हमें यही एस्पेक्ट्स हम ऑस्ट्रेलिया के लिए डिस्कस कर लेते बिल्कुल हैं। ठीक है। तो सर ज़रा आप बताएं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ, क्या ऑस्ट्रेलिया का क्या कैच है? देखिए सबसे पहले तो चीज़ ये है, ऑस्ट्रेलिया कहीं हद तक यूके के मुताबिक सिमिलर है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका जो बैचलर्स होता है वो बेसिकली 3 साल का होता है, 3 फाउंडेशन साल का। 1 साल का है इफ नीडेड। फाउंडेशन इफ नीडेड मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है फाउंडेशन करें, ए लेवल्स के बाद भी जा सकते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स के आजकल नए जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो उनके दिमाग में ये होता है कि यार ए लेवल्स छोड़ो यार, फाउंडेशन के लिए चले जाओ। हाँ, डायरेक्ट फाउंडेशन इज ओनली एप्लीकेबल इफ नीडेड। ओके। अगर आपके बहुत ज्यादा हालात बुरे हैं और आपको नीड है तो जाएं। ठीक है। सही है, वरना ए लेवल्स इज इनफ फॉर यू।
तो ए लेवल्स के बाद आपका बैचलर्स जो है वो 3 साल का होता है एंड फॉर अ फ्यू कोर्सेज इट्स फॉर 4 ईयर फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग एंड ऑल वहाँ पर 4 साल के कोर्सेज होते हैं बट मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज आर फॉर 3 इयर्स इन ऑस्ट्रेलिया। सर तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होता है अगर वो 100% ऑस्ट्रेलिया से acceptable। बैचलर्स करके यूएस के अंदर कहीं जाए 100% तो वो 3 साल एक्सेप्ट कर लेते हैं 100% acceptable। यानी मास्टर्स प्रोग्राम में एनरोल कर लेते हैं विदाउट एनी एडिशनल कोर्सेज बिल्कुल बिल्कुल 100% एक्सेप्टेबल, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। सो अब जरा बता दीजिए ऑस्ट्रेलिया की कॉस्ट भी सर जरा बता दिए, लिविंग कॉस्ट। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की देखिए, हर मुल्क में ना 2 कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट आपकी होगी ट्यूशन फी कि हर साल यूनिवर्सिटी को पैसे देने ताकि जो है वो आप क्या बोलते हैं वहां पर पढ़ सकें उस पर्टिकुलर कंट्री में, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में जो ट्यूशन फी है दैट रेंजेस फ्रॉम मिनिमम अराउंड लेट्स सपोज 25,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ठीक है, टू अ मैक्सिमम ऑफ अराउंड 60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर ईयर डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी दैट यू गो फॉर। ठीक है, ये तो ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही, ये ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। और इस वक्त ऑस्ट्रेलियन डॉलर आई थिंक कितना अराउंड 200 के करीब 200 का है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो आपने कहा 25,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, मिनिमम साइड पे बिल्कुल सही है, सही है। 25,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स सही है। और लिविंग कॉस्ट आपकी जो है वो रफली अराउंड 21 to 23,000 डॉलर्स ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर ईयर के बीच में, ये एडिशनल है डिपेंडिंग इफ यू आर लिविंग इन अ सिटी आउटसाइड न्यूयॉर्क, आउटसाइड सिडनी जी, और इफ यू आर लिविंग इनसाइड सिडनी। सिडनी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है, जो बेसिकली आपका नॉन रीजनल एरिया है ना वो बेसिकली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इफ यू कंपेयर इट विद द सारा रीजनल बहुत areas। एक्सपेंसिव हो गया है, लिविंग ऐसे ही। एक्सपेंस मतलब 1 करोड़ रुपए से ऊपर की कहानी चलेगी सर, ये मैं वही देख रहा हूँ, तो ये तो बिल्कुल। 1 करोड़ से बट ऊपर देन की अगेन कहानी। आपके पास अब रियलिस्टिक बात पे आ जाते हैं। एग्जैक्टली जी, सही है। अगर मैं कहूँ कि आप अपनी वहां जाके फीस भी निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, सब निकाल लेंगे, तो मैं झूठ कहूंगा। अच्छा, ऐसा नहीं होता। देखिए, यहां पर आपको यू आर अलाउड टू वर्क 24 आवर्स पर वीक ऑन स्टडी टाइम। ऑन स्टडी टाइम का मतलब क्या होता है? वो टाइम जब आपकी यूनिवर्सिटी ऑपरेशनल है और क्लासेस चल रही हैं। अच्छा, एंड यू आर अलाउड टू वर्क फुल टाइम अप टू अराउंड 40 आवर्स पर वीक ऑफ स्टडी टाइम, जो टाइम पीरियड आपकी छुट्टियां हैं। फॉर एग्जांपल वहां क्रिसमस आता है, ईस्टर आता है, समर आता है, तो स्टूडेंट्स फुल टाइम वहां काम करते हैं लीगली। हम लीगल एस्पेक्ट से सारी की सारी बात करते हैं। स्टूडेंट्स काफी कहते हैं कि सर अगर मैं ज्यादा काम कर लूँ तो हम उस चीज पे बिलीव नहीं करते। आप एक मुल्क जा रहे हो, व्हाई वुड यू रिस्क योर इमिग्रेशन स्टेटस ओवर देयर फॉर अ फ्यू आवर्स? होता है, रिस्क हो जाता है। ऑब्वियसली बात है सर, इमिग्रेशन वहां पर बड़ी बहुत ज्यादा मैं उबर चला लेता हूँ, यानी शाम को मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ 3 बजे और उसके बाद मैंने एक गाड़ी रखी हुई है छोटी मोटी, मैंने खरीद ली और मैं उबर चलाता हूँ, तो यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा? यूनिवर्सिटी को इस तरीके, देखें पहली तो बात ये, यूनिवर्सिटी को उससे लेना देना इसलिए नहीं होता, सबसे पहले इमिग्रेशन का लेना देना है। ओके, सही है। इमिग्रेशन आपको कहीं अगर उन्होंने पकड़ लिया तो वो यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करेगी, यूनिवर्सिटी आपका डॉक्यूमेंट कैंसिल करेगी एंड यू विल बी डिपोर्टेड। इट्स अ रिस्क दैट यू आर टेकिंग। इट्स डेफिनेटली अ बिग रिस्क। ऑन द अदर हैंड, उबर वगैरह आपको इतनी ओपनली किसी भी कंट्री में अलाउ नहीं होती है। सही है। आपको बेसिकली आपके पास एक तो वहाँ का पर्टिकुलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑन दी अदर हैंड जो है आपके पास जो है वो नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा अलाउ होने चाहिए, आपको स्टेटस होना चाहिए आपका। सही, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी और के नाम पे वो करके आईडी बना के अपना उबर का अकाउंट रजिस्टर कर देते हैं। सर आप मशवरे दे रहे हैं लोगों को। लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे बचने चाहिए इंसान को इन चीजों से। अच्छा, बट देन अगेन इस चीज से जब वो डॉक्यूमेंट होती है, सही है, तो ऑब्वियसली बात है इमिग्रेशन पकड़ लेती है उस चीज पे। नेक्स्ट स्टेप इमिग्रेशन का ये होता है दैट यू आर डिपोर्टेड। और फिर एक कंट्री से डिपोर्ट होने का मतलब है यू आर डन, फिर यू आर डन ना, फिर कहीं नहीं जा सकते। आई नो अ पर्सन, सही है, जिसने 10 साल ये रूट लिए हैं सारे के सारे, बच बच के इमिग्रेशन से 10 साल निकाल लिए। एंड देयर वाज अ टाइम कि उसको पासपोर्ट मिलने वाला था, और पासपोर्ट मिलने से कुछ दिन पहले इमिग्रेशन को ये हिस्ट्री पता चल गई और उसको पासपोर्ट नहीं दिया और उसको डिपोर्ट उसी वक्त कर दिया कि आपने पिछले 5-6 साल पहले ये लॉ तोड़ा था। सही है, तो आपके 10 साल जाया होगा। सो सर ऑस्ट्रेलिया तो महंगा है। ऑस्ट्रेलिया महंगा है। अच्छा, जब जैसे मैंने आपको बताया नंबर ऑफ आवर्स के उसमें, तो और आपकी मिनिमम वेज रेट रफली अराउंड को $21.5 पर आवर के करीब आती है, व्हिच इज वेरी गुड। सही है। तो इससे इन नंबर ऑफ आवर्स से आप अपनी लिविंग कॉस्ट कवर कर सकते हैं एंड अ बिट पोर्शन ऑफ योर ट्यूशन फी। जब मैं बिट पोर्शन बोलता हूँ तो मैं 5 to 10% बोलता हूँ, नॉट मोर देन। ठीक है, सही है। बट आपकी फैमिली की तरफ से आपकी ट्यूशन फी की अफोर्डेबिलिटी इतनी होनी चाहिए। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ अपना लेट्स सपोज बैचलर्स करने के लिए, तो मेरे पास लगभग अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए? अकाउंट में आपके पास आपकी ट्यूशन फी होनी चाहिए जो मिनिमम ऑफ अराउंड 25 to 30,000 डॉलर्स। लेट्स सपोज हम $30,000 कर लेते हैं, यूएस डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की बात करें, ठीक है। उसके अलावा आपके पास आपकी लिविंग कॉस्ट होनी चाहिए,
सही है, लिविंग कॉस्ट आप लेट्स सपोज अराउंड $22,000 रख लेते हैं, ये सही है, $50,000 हो गया तो ये आपका। हो गए तकरीबन $52,000। हम्म, उसके अलावा आपके पास आपकी एयर टिकट के पैसे होने चाहिए, सही सही है। है, विच इज़ गोइंग टू बी रफली अराउंड $1,500, हम्म, सही है। उसके अलावा आपके पास आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे होने चाहिए। सही है। ये आपके पास पैसे होने चाहिए जो तकरीबन तकरीबन कोई 1,10 1,30 लाख के करीब आती है। हम्म, अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया सिर्फ ये नहीं कहता कि आप बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाएं। ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोसेस होता है जिसको पहले जीटीई कहते थे, अब अच्छा जीएसटी कहते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ये कहता है कि मुझे सिर्फ अकाउंट में पैसे नहीं देखने हैं, सही। मुझे बताएं कि आपका स्पॉन्सर कौन है। आप कहते हैं कि मेरा स्पॉन्सर जो है वो मेरे मामू खाला चाचा ताया है, तो वो बोलते हैं अल्लाह हाफिज, अच्छा, हमें नहीं चाहिए। स्पॉन्सर मींस कि आपको फंड कौन कर रहा है, फंड कौन कर रहा है। सही है। तो फंडिंग में आपके बेसिकली या तो पेरेंट्स हो सकते हैं, सही है, या फिर डायरेक्ट रिलेटिव दैट इज सिबलिंग्स एंड ऑल हो सकते हैं, अच्छा, या फिर दादा दादी या फिर नाना नानी, इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है, सही है। बट देन अगेन इट इज प्रेफरेबल कि आपके स्पॉन्सर आपके पेरेंट्स ही हो। सही। अच्छा, अब आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर हैं, वो कमाते कैसे हैं, क्या कमाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाएं कि वो उनकी इनकम क्या है। लेट्स इनकम सपोज आप प्रूफ। कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हमारी रेंटल इनकम से, तो वो रेंटल इनकम आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए रिफ्लेक्ट होनी कि चाहिए। इतने इतने क्रेडिट्स आ रहे हैं। सही। तो वो प्रूफ ऑफ फंडिंग प्रॉपर मांगते हैं, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट रिपोर्ट बनाता है जी वैसे जी। पूरी ऑडिटिंग होती है उनकी। अच्छा, तब जाके वो फिर आपकी एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगते हैं जिसमें आप बताते हैं कि व्हाई डू आई वांट टू कम टू ऑस्ट्रेलिया, व्हाई नॉट एनी अदर कंट्री, व्हाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स व्हेन आई वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान। सही। सही है, पाकिस्तान में मेरी इस पढ़ाई से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, ओके। because obviously no country wants you to stay back over there, Of course. they want you to come back to your home country and work over there। तो आपके पास रीजनिंग होनी चाहिए क्या कल को मेरे पास फ्यूचर उस कंट्री में नहीं है तो पाकिस्तान आके मैं क्या करूंगा। सो बट पाकिस्तान से तो लोग इसीलिए जाना चाहते हैं कि बस वो गए पढ़े वहीं पर फिर नौकरी करें, तो दे वुड नॉट वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सबसे पहले जैसे मैंने बताया ना, आपकी कभी भी प्लानिंग ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे पाकिस्तान वापस नहीं आना। आप पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले अपना मकसद क्लियर करें, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। पढ़ने के बाद मुझे अपनी वो देखनी है, चॉइसेस देखनी है कि क्या मेरे पास पाकिस्तान में ऐसी चॉइस है जिसमें मैं हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कर सकूं, या फिर ऐसा देखना है कि पाकिस्तान में अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, यूएई, कहाँ पर मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपने अपनी चॉइसेस को बेसिकली वे आउट करना है। I get it. मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैं वहां जा रहा हूँ अब मैं वहीं रहूंगा। सर ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, बट मैं आपको आम पाकिस्तानी की सोच बताऊं, हाँ, उसको करना मेजोरिटी की ये सोच है, यही है। मेजोरिटी की। देखिए, मैं अपनी बात करूं, आई केम बैक टू पाकिस्तान आफ्टर I माय know, I स्टडीज, know, सही है। yes. बट देन अगेन, क्योंकि कभी कभार देखिए हर इंसान की अपनी डिफरेंट थिंकिंग होती है। जिस इन्वायरमेंट में हम पढ़े भले यहाँ पर सब बड़े हुए हैं, सही है, बाहर वो नहीं होता, सही है। तो ऑब्वियसली बात है कि एक बंदा एक टाइम पे आके जो है ना वो डिप्रेशन में भी आ जाता है कि यार मैं किस जगह पे रह रहा हूँ यार। हाँ, बट अगर मैं ये कहूँ कि मैं गया ऑस्ट्रेलिया बैचलर्स करने के लिए एंड आई वांट टू कंटिन्यू ऑस्ट्रेलिया में ही, बिल्कुल मुझे ठीक है। काम वहीं करना है, मुझे वहीं रहना है, हम्म। तो है उसका ऑप्शन है या वो बिल्कुल है ही बिल्कुल नहीं? ऑप्शन आपके पास है। आपके पास वहां पर पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम में आता है। सबसे अच्छा। पहले चेक किया जाता है कि आप रीजनल एरिया में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। सही। रीजनल एरिया के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक वो है। एक इमिग्रेशन की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा पॉइंट्स की डिटेल्स आ जाती फिर है। आप जो है यानी बेसिकली पढ़ने के बाद एक नए प्रोसेस में जाते हैं जो वहाँ के वहाँ पे वर्क वीजा के लिए बिल्कुल आप ऐसे ही है, अप्लाई बिल्कुल करते हैं, ऐसे वो ही। इंटायरली डिफरेंट पोस्ट प्रोसेस स्टडी है। वर्क वीजा आता है, पोस्ट अच्छा। स्टडी वर्क वीजा के बाद आपके पास वर्क वीजा आता है, ठीक एंड है। देन आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी का ऑप्शन आता है। सो इट मे हैपन कि आप उसके लिए क्वालिफाई कर जाएं वर्क के लिए, और इट मे आल्सो हैपन कि आप नहीं करें और आपको वापस बिल्कुल आना ऐसे ही, पड़े। डेफिनेटली Both डेफिनेटली ways, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। सो एक बात मुझे समझ में महंगा बहुत है, हम्म, यानी आपका पैसे होने चाहिए, स्क्रूटनी बहुत स्ट्रिक्ट है बिल्कुल ऐसे ही है। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज की और बिल्कुल उसके ऐसे वीजा ही। के लिए। तीसरा सर मुझे बताइए कि ग्रेड रिक्वायरमेंट्स की का क्या स्पेक्ट्रम है, अच्छे ग्रेड वाला, बुरे ग्रेड वाला, हर तरह का बच्चा पहुंच सकता है? मिनिमम अराउंड 3 Ds इन योर ए लेवल्स, अच्छा, एक्सक्लूडिंग उर्दू ओवर हियर। उर्दू नहीं? उर्दू नहीं, उर्दू का ग्रेड ऑस्ट्रेलिया बेकार में है, उर्दू का कोई मामला नहीं कोई है, मामला नहीं है। सही है। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेती हैं, बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एकेडमिक सब्जेक्ट्स के ऊपर ही बात होनी चाहिए, ठीक क्योंकि है। अगर एक सब्जेक्ट में ग्रेड कम है तो वो दूसरा एकेडमिक सब्जेक्ट उसको रूल आउट कर देता ठीक है, डी वाला बच्चा पहुंच सकता है, और जाहिर है अच्छे ग्रेड वाला तो है। पहुंच बिल्कुल ही ऐसे ही, सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। और इंटरमीडिएट के अंदर अगर बच्चा, अगर आपके पास 75% प्लस है तो आप डायरेक्ट 3 साल के बैचलर्स में जा सकते हैं। अगर उससे नीचे तो फिर 1 साल का फाउंडेशन। ओ लेवल्स का बच्चा, मैट्रिक का बच्चा फाउंडेशन के लिए जा सकता है? मैट्रिक का बच्चा फाउंडेशन में नहीं जा सकता, ठीक है, उसको इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है। ओ लेवल्स का बच्चा डायरेक्ट फाउंडेशन के लिए जा सकता यहाँ फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं है। अवेलेबल बिल्कुल हैं? ऐसे ही, ठीक है। और अच्छी यूनिवर्सिटीज के भी हैं या ये? बिल्कुल अच्छी यूनिवर्सिटीज के भी हैं। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में आपको महंगी टॉप टियर भी मिलती हैं? महंगी टॉप टियर में की बात अगर मैं करूं तो ऑस्ट्रेलिया में एक ब्रांड है जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 8। ठीक है, ग्रुप ऑफ 8 टॉप 8 यूनिवर्सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल और क्वालिटी ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके, वर्ल्ड वाइड? जिसमें आप बिल्कुल वर्ल्ड वाइड हर देखिए हर मुल्क की बात करूं ना तो वहां पर एक बोलते हैं कि
टीम है, ठीक है, सही है, एक ब्रांड है। जैसे आपने आईवीज का सुना होगा, जी, यूएस जी, के अंदर आईवी लीग्स है। हाँ, इसी तरीके से यूके की बात करूँ तो वहाँ उसको रसल ग्रुप कहते हैं, अच्छा, सही है। फिर उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो उसको ग्रुप ऑफ 8 कहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ 8 में आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाश, हाँ, ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड हो गई। ठीक है, आपके पास जो है वो सॉरी आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स हो गई। इस तरीके से ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज जो है वो सबसे ज़्यादा क्रेडिबल और सबसे ज़्यादा क्वालिटी ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस होती सही है। है, अगेन उनकी ट्यूशन फी भी ज़्यादा होती है सब कुछ, बट वो स्कॉलरशिप्स आपको प्रोवाइड करते हैं। करते हैं, अप टू अराउंड 40-50% तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स प्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर सिर्फ ग्रेड्स मैटर नहीं करते। अच्छा, यू नीड टू स्टैंड आउट विद द अदर कैंडिडेट्स एज वेल, कि अच्छा, कौन सा स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बेहतर है। और वो कैसे सही है, वो आपकी जजमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रेड्स इनिशियली, ठीक ऑन है, द बेसिस ऑफ योर आइल्स स्कोर, सही है, ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरव्यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनल स्टेटमेंट। इंटरव्यूज लेते हैं सही है, यूनिवर्सिटीज, इंटरव्यूज बिल्कुल लेते हैं। वो आपसे इंटरव्यू में डिफरेंट सवाल आपके पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में पूछते हैं, अच्छा, आपके कोर्सेज के बारे में पूछते हैं, आपके फ्यूचर करियर प्लान्स के बारे में पूछते हैं, आपकी स्किल के बारे में पूछते हैं, क्योंकि आज के टाइम पीरियड पे स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इम्पोर्टेंट है, और वो आपको वे आउट करते हैं बाकी दूसरे कैंडिडेट से। अगर आप बेहतर हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, आप स्कॉलरशिप के लिए आगे बढ़ गए। अगर आप उनसे बेहतर नहीं है तो सॉरी, ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर। सो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, डेफिनेटली अगर आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप चाहिए तो मैं ये कहता हूँ कि आपको सिर्फ ए लेवल से नहीं, अपने ओ लेवल से ये चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए कि मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता क्योंकि यहाँ एक सवाल बनता है, अक्सर प्राइवेट कैंडिडेट्स मुझसे ये पूछते हैं हूँ। कि हमें कॉलेज से ही ए लेवल्स क्यों करना है जब हम वहाँ से डायरेक्टली डिग्री भी ले सकते हैं। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स व्हिच नाउ कम इन, जो डेफिनेटली कॉलेज के बच्चों को एडवांटेज एक और होता मैं है। आपको एक चीज बताऊं, प्राइवेट कैंडिडेट के लिए डिसएडवांटेज सबसे बड़ा कहाँ आता है? रेफरेंस लेटर्स के ऊपर। सही है, ऑब्वियसली बात है, आपके रेफरेंसेस आपके टीचर से बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। और एग्जैक्टली, रेफरेंसेस कब ज्यादा मैटर करते हैं? जब वो एक एक्रेडिटेड ऑर्गेनाइजेशन से आया वो। सही, अब मिसाल के तौर पे किसी पर्टिकुलर स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, सही है, आपके टीचर ने आपका अपने लेटर हेड के ऊपर यूनिवर्सिटी को, अच्छा पहले तो ये रेफरेंस लेटर्स कभी भी स्टूडेंट के हाथ में नहीं दिए जाते, जी हाँ, वो कॉलेज स्कूल को यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट भेजा जाता है। बिल्कुल ऐसे, सही है, अगर आप अपने हाथ से दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को, सही है, तो वो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। बिल्कुल एक्सेप्ट, मतलब वो तो कोई भी लिख के दे देगा, एग्जैक्टली, फिर कोई भी लिख के दे देगा। तो अगर आपकी टीचर ने यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट एक रेफरेंस लेटर भेजा हुआ जो नेक्स्ट लेवल है, सही है, तो ऑब्वियसली बात है यूनिवर्सिटी उसको पॉजिटिवली लेती है। ऐसे ही है। सही है, लेकिन प्राइवेट कैंडिडेट के पास क्योंकि एक रजिस्टर्ड इदारा नहीं होता, तो वो एक डिसएडवांटेज है। और आई नो एक बच्चे ने क्या किया था कि अपने कॉलेज के नाम से लेटर फॉर्ज करके भिजवा दिए थे, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को भी ये बता दूं, पेरेंट्स को बता दूं कि कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के साथ। जब कॉलेज को उन्होंने उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए भेजा, तो उन्होंने जब टैली किया, उनका यार ये लेटर तो वो है ही नहीं जो हमने भेजा था। सो ऐसा मत समझें आप, फॉर्ज जब आप करेंगे ना, तो अब जो है याद रखें कि कंट्रीज़ की सिक्योरिटी और स्क्रूटनी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब बच के निकलना मुश्किल है, बिकॉज यार रियली जिसको कहते हैं ना, हॉक्स आई के साथ देख रहे हैं कि आप जो चीज़ें भेज रहे हैं वो ऑथेंटिक हैं। तभी जैसे मेरे पास हमारे कॉलेजेस वगैरह में, जिन कॉलेजेस में हमारी एफिलिएशन है, उसमें आके स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि सर हमें रेफरेंस लेटर दे दें। हम आपको नहीं दे सकते रेफरेंस लेटर। बिल्कुल, उसका रीज़न ये है, हमें यूनिवर्सिटी ने पोर्टल्स अपने दिए हुए हैं कि कि आपको यहाँ पर अपलोड करना है डायरेक्ट। ठीक है, अगर स्टूडेंट के हाथ में दिए जाएंगे, सो इट माइट नॉट बी एक्सेप्टेबल। सही है। इसलिए हम कभी भी प्रोटेक्टेड लेटर और अपना ये रेफरेंस लेटर्स वगैरह कॉलेजेस में कभी भी स्टूडेंट को इन हैंड नहीं देते, बिकॉज दीज आर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। यस सर, इसमें 100% स्कॉलरशिप का है कोई मामला, मिल जाती है बच्चों को? सर 100% स्कॉलरशिप के लिए यू हैव टू स्टैंड आउट, जैसे मैंने कहा। Okay. सही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग तो कोई एक मुझे बताए ना कि एक 100% स्कॉलरशिप वाला बच्चा का क्या कौन होना चाहिए? एक 100% स्कॉलरशिप वाला बच्चा वो होना चाहिए जो बेसिकली ये चीज़ बिलीव करे कि 3 या 4 ए लेवल के सब्जेक्ट्स मेरे लिए इनफ नहीं है। ओके, सही है, फिर मैं बात करूंगा तो 6-7 ए लेवल सब्जेक्ट्स की बात करूंगा। सब में ओ लेवल्स में मैंने ओ लेवल्स और ए लेवल्स के में मैंने कभी भी ए स्टार से कम नीचे देखा ना हो। ठीक है, सही है, मेरे पास एक सैट स्कोर अच्छा हो। सही है, और इस बहुत तरह की अच्छा चीजें, मतलब बहुत अच्छा सैट स्कोर हो मेरा। ठीक है, सही है, और मेरी हमेशा से प्रोफाइल अच्छी रही हो। सही है, ठीक है सर। तो मुझे जो कंक्लूजन में ऑस्ट्रेलिया का ये निकाल रहा हूँ कि यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। आई थिंक यू नीड टू बी अ जेन्युइन, जैसे कहते हैं, केस विद गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ग्रेड्स भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आप इतना पैसा खर्च करेंगे, वहाँ से एजुकेशन लेकर आएंगे, तो इसका मतलब यही है कि फिर आप खुद भी एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर हर बेचारा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तो गेम से इसमें बाहर ही हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और रियलिस्टिकली उनको जाना भी नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलिया।